हम आपको परिचय करवा रहे हैं हमारे एक बड़ी शख्सियत मकड़ा विधानसभा क्षेत्र की हिम्मत सिंह जी मामलोली। आपका सादगीपूर्ण जीवन, उच्च विचार और जनता के प्रति आपकी जो सेवा भाव है वह हमेशा जनता को बीच में देखने को मिलता है। आपका संघर्ष भी बड़ा अजीब तरह का रहा है। जिस तरह से आपने राजनीति में मुकाम हासिल किया, आपने विद्यार्थी काल में अपना एक अलग से मुकाम हासिल किया, आपने एक रोडवेज में सेवा, परिवहन निगम में भी अपनी सेवाएं दी। किस तरह का आपका संघर्ष काल रहा और आज आप एक बड़े उद्योगपति के रूप में भी पहचाने जाते हैं। क्या आपका संघर्ष का सफरनामा है शुरू से? आप वापस शुरू से मैं ग्राम मामडोली का सबसे पहले तो आप न्यूज़ फ्लैश के और हमारे पत्रकार लक्ष्मण जी मेड का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने हमारे जैसे आदमी का आज इन्होंने इंटरव्यू लिया। मैं बचपन से ही दहेज चराने से मेरी यात्रा स्टार्ट होती। मैं छोटा था, 4 साल का, उस समय गांव में गवाड़ा नहीं मिला तो मैंने 1 साल भैंसें चराई। और भैंसें भी जैसे लालू प्रसाद कहता है वैसे मैं सींगों से सीधा चढ़ता था ऊपर, और जैसे घोड़े थे वैसी थी। और मैं जैसे जिस टाइम में उनको बैठा था, बैठना मतलब ऐसे उनको भी मैंने ऐसे एक दिन ट्रेन कर रखा था। उसके बाद में 5 साल की उम्र में मेरे को घर वालों ने मामडोली स्कूल में एडमिशन दिलाया। माँ साहब और मेरी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने मेरे को सीधा 2nd क्लास में एडमिशन लिया। और मैंने मामडोली गांव से प्राइमरी स्कूल की। उसके बाद में नई स्कूल खुली थी, बेसरोली मिडिल स्कूल। घर वालों ने वहाँ हमारा एडमिशन कराया। मिडिल क्लास मैंने बेसरोली से पास करके और मेरे को घर वालों ने मेड़ता श्री राजपूत 4 बजा छात्रावास में एडमिशन दिला के और वहाँ की हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया 9th क्लास में। 9th क्लास में मेरे को राजनीति में शुरू से रुझान था। मैंने मेड़ता स्टेज से हाई स्कूल करने के बाद में मैं जोधपुर कॉलेज के लिए गया, लेकिन घर की परिस्थिति वश मेरे को रोडवेज की नौकरी करनी पड़ी। मैं मात्र 19 साल की अवस्था में रोडवेज की नौकरी की। 2 साल बाद में वहाँ वो इमरजेंसी लग गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी 77 में। हमारे यहाँ से मकराना से श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी ने चुनाव लड़ा। मेरे को रुझान था और रोडवेज में भी मैं जाते ही वहाँ एटक यूनियन थी, उसका मेरे को संगठन मंत्री बना दिया। कालू साहब ने चुनाव लड़ा तो मैं था तो छोटा ही, लेकिन भंवरलाल जी ने भी चुनाव लड़ा। सबकी समझाइश के बाद में भी भंवरलाल जी बैठे नहीं और कालू साहब को मात्र 2,500 वोटों से चुनाव हारना पड़ा। मैं भंवरलाल जी का एक तरीके से बागी हो गए। मैंने कहा जब तक जीवन रहेगा मैं भंवरलाल जी को भी MLA नहीं बनने दूंगा। उसके बाद में अब्दुल रहमान जी चौधरी ने चुनाव लड़ा MLA का और हमने उनकी मीटिंग की और हम सभी राजपूतों ने मीटिंग करके हम एक साथ उनके साथ पक्ष में गए। अब्दुल रहमान जी चौधरी मात्र 40 वोटों से अब्दुल अजीज से जीते। भंवरलाल जी 30 स्थान पे 10-12 हजार वोटों में सट गए। और वहां से हम फिर अब्दुल रहमान जी चौधरी पहाड़िया मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री बने हमारे मकराना से, और उनका मेरे प्रति बहुत सुनहरा। उन्होंने उस समय हमारे सभी मकराना के 80 गांवों को उन्होंने विद्युतीकरण कराया था एक साथ। ऊर्जा मंत्री रहते हुए बहुत बड़ा काम किया अब्दुल रहमान चौधरी साहब ने। और उसके बाद में मेरे को उस समय कोऑप्शन होता था पंचायत समिति में। मेरे को शिक्षा समिति में कोऑप्टेड मेंबर उन्होंने बनाया सन 80 में। उसके बाद में मैंने दूसरा पड़ाव मैं पत्रकारिता से शुरू की। मैंने मकराना के गुणावती रोड पे मोनालिसा नाम से एक आर्ट पेंटर्स की प्रेस लगाई और प्रेस लगाने के बाद में मैं प्रिंटिंग का काम करने लगा। उसके बाद में मैंने भारत सरकार से
मार्बल एक्सप्रेस नाम के समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र का वहाँ से शिलान्यास किया, जिसका मुहूर्त हमारे श्री जी महाराज सलेमाबाद ने उसका मुहूर्त किया। और हमारा वो साप्ताहिक पत्र बहुत ही, जो आज के सभी पत्रकार हैं वो शायद उसी पत्र में सब काम करते थे, हम सभी ने बैठ के उस पत्र को अच्छी तरीके से चलाया। उसके बाद में मैं फिर मार्बल के व्यापार में 85 में मार्बल के व्यापार में आया। और मैंने व्यापार में मार्बल का भी बहुत बढ़िया व्यापार किया। सन 87 में मैंने सबलपुर ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा और मात्र कुछ ही वोटों से मैं शरणराम जी गुर्जर से चुनाव हार गया। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से गौरी पूनिया जी ने उस समय चुनाव लड़ा था, तो हम फिर अब्दुल अजीज के साथ जनता दल में चले गए। उसके बाद में फिर सन 93 में नई पंचायत समितियों का गठन हुआ, जिसमें ये मेंबरशिप 25 मेंबर बनाए गए। पहले सरपंच और वार्ड पंच दोनों के वोट लगते थे, उसमें मात्र 25 वोट रह गए। तो मैंने 93 से मैं 90 में यहाँ का मंडल अध्यक्ष बना बीजेपी का। और मंडल अध्यक्ष रहते हुए भी हमने मक सिंह जी को जनता दल से चुनाव लड़ाया। उसके बाद में सिद्धांत सिंह जी गंठिया को हमने एमएलए का चुनाव लड़ाया। ये दोनों मात्र 4-4 हजार वोटों से या 3-3 हजार वोटों से चुनाव हारे। 93 में मैंने रहते हुए मंडल अध्यक्ष रहते हुए मैंने आशीर्वा वार्ड से चुनाव लड़ा और मैं वहां से निर्दलीय विजयी रहा। मेरा टिकट पार्टी ने काट दिया था। फिर मैंने निर्दलीय 2 जगह चुनाव लड़ा, बेसरोली से भी लड़ा और एक आशीर्वाद से भी लड़ा। बेसरोली के कैंडिडेट को मैंने हराया, बीजेपी कैंडिडेट को मैं वहां से निर्दलीय जीत गया। लेकिन हमारे मात्र 6 मेंबर ही हम जीत सके थे। उसमें 6 मेंबरों के हमारे टिकट काट दिए थे पार्टी ने। उसके बाद में फिर मैं मोरेड़ और सबलपुर से चुनाव लड़ा। उस समय भवनलाल जी ने कहा था कि भाई मुझे अब एक साथ हो जाएं और चुनाव लड़े। मैंने कहा मैं भवनलाल जी आपके सामने चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने मोरेड़ से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में मैं हार गया भवनलाल जी से कुछ वोटों से। उसके बाद में हम हारने के बाद में भवनलाल जी का साथ में, जो नहीं भवनलाल जी हम मेरे को आपसे बदला लेना काली साहब का। तो मैंने फिर मोहनी देवी रूपाराम जी को मैंने कहा, रूपाराम जी चुनाव लड़ोगे प्रधान का? उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ना है। मैं लड़ना तो हम आपके साथ हैं। हमारे जो 6 मेंबर थे, हम 6 मेंबर रूप जी के पास में थे, ऐसे करके 12 मेंबर हो गए। एक मेंबर कल्याण सिंह जी रामस्या को, जो बीजेपी से बगावत करके हमारे साथ आ गए थे, उनको हमने प्रधान बनाया। और हमारी मोहनी देवी भी उस समय विजय रही। उसके बाद में मैंने फिर वो ओबीसी में जाटों को आरक्षण दिया। तो उस आरक्षण के विरोध में हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी और देवी सिंह जी भाटी ने कहा कि हम पार्टी छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश कार्यकारिणी में होकर नहीं गए, बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए पार्टी छोड़ेंगे हम। तो इस हिसाब से मैंने उस समय काबरा जी एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। श्याम सुंदर जी काबरा ने चुनाव लड़ा और कालवी के अंदर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जहां कालवी के साथ में मैंने भी पार्टी छोड़ दी। मैं मंडल अध्यक्ष था, फिर भी कालवी साहब के साथ हमारे पारिवारिक और उनके पिताजी के साथ मेरा यहाँ कुछ व्यापार भी था। तो उनके साथ मैंने ये पूरी पार्टी उस समय छोड़ दी, क्योंकि उस समय एक सक्षम कौम को आरक्षण देके हमारी कौम के साथ इस बीजेपी ने बहुत कुठाराघात किया था। तो हमने पार्टी छोड़ी। पार्टी का आदेश हुआ, मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया नागौर का, सामाजिक न्याय मंच का। उसके बाद में पार्टी ने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो।
तो पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया, मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि हमें बीजेपी को भी हराना था और भवनलाल जी को भी हराना था। लेकिन हमारे अमरुदू के बाद में हुई मीटिंग में हमारी कौम के अंदर बहुत विरोधाभास हो गया, क्षत्रिय हमारे से खिलाफ हो गया, सामाजिक न्याय में से, और काली साहब और भाटी साहब से, वो भी हमारे विरुद्ध में रहे। मकराना ठाकुर साहब और अन्य भी जो बीजेपी के थे वो बीजेपी में रहे, मेरे साथ नहीं आए। इस हिसाब से मैं मात्र कुछ ही वोट ले पाया, भवनलाल जी चुनाव जीत गए। बाकी मैं जब तक उनके विरोध में रहा, मैंने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। उसके बाद में फिर मैं एक तरीके से राजनीति से संन्यास लेने जैसे होकर मैं जयपुर चला गया। फिर मैं 2013 के अंदर वापस आया। श्री राम जी मेरे पुराने मित्र थे, हम बहुत ही एक तरीके से राजनीति में एक साथ ही आए थे, और मैं भी उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ और वो भी मेरे से बड़ा स्नेह रखते हैं। मैंने कहा श्री राम जी टिकट चाहिए, कि हेमंत जी बना पहले आपका टिकट। मेरे को गेलासर से मेरे को पंचायत समिति का टिकट दिया और मेरे को आश्वस्त किया कि प्रधान का टिकट आपको ही दूंगा, आप चुनाव जीत के आओ। मैंने बलबूते से, नया आदमी वहाँ होते हुए भी, दूसरे गांव का होते हुए मैंने चुनाव लड़ा और मात्र 5 वोटों से मैं चुनाव हार गया। वो भी मैं ज़्यादा समय तक एब्सेंट रह गया था पार्टी से। उस हिसाब से हमारे वहाँ वोटिंग में भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई। मैंने 2 बार वोटिंग भी कराई, पहले 11 वोटों से था, फिर 3 पे आ गया। ऐसे करके मैं चुनाव हार गया। और फिर हमने फिर श्री राम जी ने कहा कि हिमत जी आप 2 भवानी सिंह आपके पास में, एक भवानी सिंह को आप चुनाव लड़ा सकते हैं, दोनों को पूछ लो। मैंने पूछा तो सूतली वाले भवानी सिंह जी ने मना कर दिया। नावद वाले भवानी सिंह ने कहा कि मैं चुनाव लड़ लूंगा। बीच में ऐसी घटनाएं घट गई कि हम भवानी सिंह नावद को टिकट नहीं दे पाए और भवानी सिंह सूतली जी को टिकट दिया। मात्र 1 वोट से हमारा प्रधान हार गया। श्री राम जी को बहुत बड़ा झटका लगा, वो बेहोश हो गए, क्योंकि हमारे लोगों ने गद्दारी कर दी थी। जो शाम को हमारे पास थे वहाँ हमारे से अलग हट गए। इस हिसाब से ये मेरा राजनीतिक जीवन चल रहा है। अभी मैंने दूसरा चुनाव फिर आशीर्वाद से लड़ा था, मैं दूसरे गांव से लड़ा, इसलिए मैं फिर चुनाव हार गया। मैं वहाँ मेरी वो नहीं बना पाया कि भाई मैं आपके यहाँ का हूँ। अब ये चुनाव सामने है। विधायक भवनलाल जी विधायक बने थे उस समय तो आप उनके साथ में थे? हाँ, भवनलाल जी विधायक बने तब मैं साथ नहीं था। भवनलाल जी एक बार प्रधान के इलेक्शन में भवनलाल जी के साथ हुआ था, जिसमें श्री राम जी आमने सामने थे। तो एंड समय पे कल्याण सिंह जी कालवे आ गए और हम तो उनके बच्चे थे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ इसके पास नहीं रहोगे, इसने मेरे को चुनाव हराया, तो आज इसके साथ कैसे हो गया। तो फिर हमारे गांव घर जाके सो गए। उसमें श्री राम जी ने चुनाव जीता। उस समय सरपंच और वार्ड में दोनों चुनाव में भाग लेते थे। इस हिसाब से वो चुनाव, वहाँ से श्री राम जी की भी यात्रा राजनीति की मेन वहीं से शुरू हुई। पहले वार्ड पंच सरपंच तो थे, प्रधान उसी समय बने। राजनीति का कैरियर जो आपका रहा, आगे वाले चुनाव फिर सामने आ रहे हैं, तो मेरी उम्र आप में क्या मानस पटेल है, क्या आप क्षेत्र को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं मेरे गांव को बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने मेरे गांव को कभी नहीं छोड़ा। धंधा व्यापार बाद में, पहले गांव हिम्मत सिंह मामडोली के नाम से मेरी पहचान है, मामडोली गांव के नाम से पहचान है। अभी पिछले इलेक्शन में जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मंत्री थे, उनके बेटे कह लो, उनके हनुमान कह लो, धर्मेंद्र सिंह जी मेरे रिश्तेदार भी हैं और धर्मेंद्र सिंह जी भी मेरे मतलब मित्र जैसे भी है। और धर्मेंद्र जी ने राजनीति हमने साथ ही, वो जूनियर थे लेकिन हमें मतलब पारिवारिक हमारा मेलजोल हमेशा बना रहा। धर्मेंद्र जी ने मेरे को वापस कांग्रेस में लाए और कांग्रेस से आशीर्वाद का टिकट दिया था। उसके बाद में हमारे गांव में जीएसएस का श्री गणेश तो श्री राम जी ने किया था, उन्होंने सैंक्शन करवा ली थी। गांव के अंदर हमारे जमीन नहीं थी गोचर भूमि में, तो मैंने वो अलॉट
बरनाई से अलॉट करा के और मामडोली में चारा गांव को वहाँ अलॉट करा के वहाँ जमीन लेके और धर्मेंद्र जी ने हमारे गांव में एक साथ 5 मंत्री आए। ऊर्जा मंत्री भवन सिंह जी भी थे, धर्मेंद्र सिंह जी भी थे, एक वो माटी केस कला के गहलोत साहब भी थे, और एक वो श्री राम जी क्या वो कहते हैं इतिहास के वो मंत्री थे। जी जी। और हमारे यहाँ सभी कलेक्टर, एसपी और सभी लोग पधारे। वो धर्मेंद्र सिंह जी की मेहरबानी से हमारे गांव में आज हमारे गांव में कम से भी कम 100 कनेक्शन हो चुके हैं। हमारा गांव हरा भरा है। आज इतनी फसल हो रही है, जहाँ हरियाली देखने को नहीं मिलती थी, उसमें आज हमारे गांव में घर घर में और खुशी है। और हर गांव में खेत में कम से कम 100 कनेक्शन पे, आज 100 कनेक्शन में सब में फसल हो रही है। हमारा गांव आज सरसब्ज है। ये सब भी धर्मेंद्र सिंह जी की है। समाचार क्षेत्र में अभी आपने बड़ी आपका कीर्तिमान स्थापित किया आपने। जैसे अभी आपने बताया गौशाला का निर्माण कार्य को लेकर के, एक भैरव जी का मंदिर को लेकर भी अभी आपका एक आया भाई काफ़ी कुछ निर्माण कार्य करवाया है, उसका भी आपने शिलान्यास वगैरह किया है। मेरा फार्म हाउस है आराम बाग, सबलपुर और मामडोली के बीच में। मैं जब मामडोली प्रवास में रहता हूँ तो मैं यहाँ आराम बाग में रुकता हूँ। मेरे भैरू जी के पास में ही मेरा है, मेरे पास नहीं, भैरू जी के पास में मेरा आराम बाग है, और भैरू जी की कृपा से ये बना है। भैरू जी की हमेशा मेरे पे कृपा रही है, इसलिए भैरू जी के एक पूरी बाउंड्री और पूरा मैं कलर और तारबंदी और सबसे करके, और हमारे जो यहाँ से सरपंच है पुरुषाराम जी, उनको मैंने निवेदन किया कि हम यहाँ भैरू जी की लाइट नहीं है तो एक नलकूप होना चाहिए। तो उन्होंने 5 लाख की लागत से एक नलकूप मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन के करवा दिया है, और मेरे भी उसकी लागत करीब 6-6.5 लाख रुपए डंडे की और खिड़कियों की, या जो भी वहाँ हुआ है, जो भी अब इलेक्ट्रिक काम आगे है वो भी है, खेड़ी है, कोटा है, जो भी है वहाँ इतना हो गया इस हिसाब से। और गांव में गौशाला का मैं पिछले 12 साल से अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में गौशाला नहीं थी, हमारे गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। मैंने कहा भाई हमारा गांव अच्छा गांव है, या गौशाला होनी चाहिए। और मेरे से जो भी बन पड़ा, मैंने कहा कि भाई ये लाख रुपए है और ये लाख रुपए लेकर आप जो भी स्टार्ट करो, फिर मैं आप करूँगा। तो सब ने कहा कि आपके लाख रुपए ले जाओ, आप अध्यक्ष बनते हो तो आज ये मीटिंग है, इसके बाद में हम गांव में गौशाला की मीटिंग नहीं करेंगे, आप अध्यक्ष बनो तो हम ये गौशाला बनाएं। तो गांव के सामने मेरे को, मैं गांव से ही प्यार करता हूँ, गांव वालों से मेरे को सब की बात मानने, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारा गांव बहुत ही शांति प्रिय गांव है। कोई हमारे यहाँ जातिवाद फातिवाद कुछ नहीं है, हम एक थाली में बैठ के खाने वाले आदमी हैं। उनके कहने से फिर मैंने इस गांव गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारी गौशाला में नहीं करते हमने आज 60 लाख रुपए तक का कंस्ट्रक्शन वर्क करा दिया है। हमारी गौशाला देखने लायक है। हर गौशाला के ऊपर पंखा लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई है, सर्दी के अंदर टाटे लगती है। और गौशाला मतलब 3 साल तक चारा डाले 300 गाय खाए, इतना बड़ा हमने शेड बना दिया है। वहीं तेजा जी का मंदिर है, उसमें भी हमने जो भी हमारे से सहयोगिता करते रहते हैं। सभी मतलब बाउंड्रियां वगैरह हमारी अच्छी मतलब गौशाला है और बहुत सही तरीके से चल रही है। ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग रहता है। अभी 1 साल पहले 4 कन्याओं का जो विवाह जो बड़ा चर्चित रहा है क्षेत्र के अंदर, और आपका बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपने ही उनको इन कन्याओं का हाथ पीले किए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी आपको मिली होगी? वो ये बाबुली जी की पुत्रियां थी, उनकी माँ मेरे धर्म बहन बनी हुई थी। तो मेरे को कार्ड देने के लिए आए और उन्होंने आर्थिक दृष्टि से कुछ भी कर लो, उन्होंने मेरे को मामा जी कहते हैं, उन्होंने कहा मामा जी ऐसी ऐसी बात है बताना। मैंने कहा अरे बाबूलाल कितना खर्चा लगेगा, तो उन्होंने जो भी बताया तो वो एक तरीके से मेरा कुछ नहीं है, ये
सब ईश्वर की देन है। हमारे तो जब मैं रोड में भरते हुआ तो 500 रुपये भी जमा कराने के लिए नहीं थे। तो ये ईश्वर की कृपा, हमारा यह कुछ भी नहीं है। वो बच्चियों के भाग्य थे, बच्चों के भाग्य थे। हमने उनके शादी में किसी भी तरह की, कोई भी तरह की, जो भी उन्होंने कहा, मतलब वो भाग्य उनका देने वाला भैरू बाबा और भगवान ही है। हम तो निमित्त मात्र है, हम क्या कर सकते हैं। आपके पुत्र ने भी इसमें कन्यादान में बैठे थे, कन्यादान किया था। पुत्र की वजह से ही हम ये आज बक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिसके बेटे ऐसे बेटे हों जो आगे चल के गए पापा करो, ऐसे बेटे भगवान सभी को दे। मेरे बेटे और पोता मेरा एक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, एक बॉम्बे नर्सिंग होम में है। मेरी बेटी है, उसके सासू जी वाटिका से सांगानेर पंचायत समिति से प्रधान है, और जेठ है भाई के, वो वहाँ वाटिका से चेयरमैन है नगर पालिका के। और मेरे दोती है, बेटी बहुत सुख में मजे में है। और ये ईश्वर की यही कृपा होती है। मैं आज 17वें साल में प्रवेश किया है। मैंने ईश्वर से कभी मांगी, मेरा जयपुर में अच्छी जगह पास कॉलोनी में ऑफिसर्स कैंपस में सिरसी मेन रोड पे यही भैरू जी महाराज, यही विष्णु भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा परिसर है। और जमीनें मेरे पास, बेटा जमीनों का काम करता है, जमीनें हमारे पास लगभग 100 बीघा जमीन हमारे पास जयपुर में है। आज हर व्यक्ति के सफर, जो सफलता जो मिलती है सफर में, उसके पीछे कहीं न कहीं महिला का योगदान होता है। तो क्या आपकी धर्मपत्नी जी का भी इस अपने जीवन के सफर में किस तरह का योगदान रहा, और धर्म के प्रति उनकी आस्था अटूट भी रही है हमेशा? लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया। आपने पहले करना था। ये हकीकत में यही है कि अर्धांगिनी होती है वही सब कुछ होती है। अकेला आदमी चलता है, घर पे आते हैं 20 आदमी, तो एक तो अंदर से आवाज आती है कि कुछ मनवार मत करना, एक चला के गए कि आए हैं तो खाना खा के जाए। तो मेरे घर में हमेशा मेहमानों का आना जाना, मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ। यहाँ भी आज मैं गांव में रहता हूँ, तो यहाँ भी जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में मेरे घर में कभी न कभी मेहमान मतलब आते ही रहते हैं। उसमें महिला का ही सब, और मेरे अर्धांगिनी प्रवीण कंवर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे बेटे की बहू भी वैसी आई है आज, वैसे हमारे घर में, मतलब हमारी बेटी वो भी सीमा भी, मतलब आए हुए मेहमानों को उसी तरीके से सबको मान सम्मान करके, और हम मान सम्मान तभी पाते हैं कि हमारे घर में अच्छी महिला हो जो हमारे को मतलब हर जगह हमारे साथ खड़ी से खड़ी मिले। मेरे मकराने में भी माइंसे वगैरह थी, मसूदा और दौलतगढ़, नीमका थाना, मेरे पूरे भारत में मार्बल की सप्लाई थी। मैं छोटी सी जगह से चल के, और आज मतलब मैं मेरी लाइफ से 100% संतुष्ट हूँ। आगे कोई भगवान करे क्या नहीं करे, मैं आज जिंदगी से 100% संतुष्ट हूँ। जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहोगे? आज वो माँ बड़ी गर्व महसूस करती है कि मेरा पुत्र आज इस क्षेत्र में इतना सफलतापूर्वक अपने जीवन जी रहा है। और माता जी हैं अभी? नहीं, माता जी नहीं है। माता जी स्वर्गवास हुए 45 साल हो गए। तो सच पूछो तो मेरी माँ की गढ़ी हुई मैं प्रतिमूर्ति हूँ। मेरी माँ अनपढ़ तो मतलब वैसे पहले पढ़ाई थी नहीं, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी जैसे थी, गीता महाभारत सब उनको कंठस्थ थे। और बॉल इतनी थी कि खुद बंदूक चला लेती थी, और एक तरफ आदमी एक तरफ वो बोरी उठा लेते थे, इतनी ताकतवर थी। और उन्हीं की वजह से आज मेरी हर फर्म का नाम सुगन एंटरप्राइजेज, सुगन मार्बल, सुगन ग्रेनाइट सब उन्हीं के नाम से। ये भी मेरे मैंने गांव के बाहर बेसोली मामडोली मार्ग पे भी मेरे पिताजी की जमीन थी, वहाँ हरि सिंह जी का बाग के नाम से वहाँ कूलर ठंडा पानी का लगा के वहाँ क्या वो चालू है। और यहाँ भी मेरी माँ के नाम से, सुगन कंवर के नाम से भी एक ठंडे कूलर लगे हुए हैं। और ईश्वर ने भी इतनी कृपा की कि मेरे फार्म हाउस में जितना मीठा पानी आसपास में नहीं है और भरपूर पानी है। मेरे यहाँ फार्म में सब तरह के फ्रूट लग रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे यहाँ चिक्कू ऑरेंज, मीठा नीम है, नींबू है, नारंगी है, संतरा है, अमरूद है, दाड़म है,
बोर है, शहतूत है, बील है, गूंदे हैं, मतलब सभी तरह के पेड़ लगे हुए हैं और भरपूर मात्रा में फसल दे रहे हैं। ये ईश्वर की इस मामडोली गांव में आप कभी पधारे आराम बाग, तो इतना बड़ा लॉन है, स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ और सब कुछ यहाँ मतलब अच्छा, भैरव जी की कृपा से मेरे सब कुछ बढ़िया है। मेरी माँ की कृपा, मेरी माँ की सेवा, मैंने रोडवेज की नौकरी उस समय छोड़ी तब मेरी माँ बीमार हो गई और गांव में अब इतनी आपकी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ साधन नहीं थे तो मैं मतलब मेरी कमर पे बिठा के और मैं पैदल लेके भी जाता था उनको। और मेरी माँ भी एक तरीके से इतनी सज्जन थी कि वो डिलीवरी बॉय थी, मतलब गांव में जो भी होता था, गांव सब जानते उनको, मतलब वो हरिजन से लेके और उच्च तक सबके मतलब हमारे को घर पे चुपके से चले जाते थे कि मेरे जाने से उसका घर बच जाएगा। तो गांव की इतनी सेवा भाई औरत, और मेरे पिताजी इतने वो बाट बनाते थे, वो गांव वाले जानते हैं, मतलब आसपास के एरिया के जानते हैं कि ये हरि सिंह जी है, मतलब इतने चतुर थे, उनकी हम संतान है। मेरे बड़े भाई भी भाऊ सिंह जी थे, तो वो ऐसे समय में 45 साल की अवस्था में काल कलवित हो गए थे, उनका हमने मंदिर बना रखा है। हमने मेरे देहांत होने पे मेरे भाई को हमने जीवता कर रखा, आज भी हम वार्ता करते हैं उनसे, भूमिया जी हैं वो, हमारे से बात करते हैं वो। और छोटे भाई भी हमारे नेवी में थे, चैन सिंह जी, हमारे पिता तुल्य वो, मतलब आज भी उनके भी बच्चे हैं, वो बढ़िया बढ़िया चैनल में, सारा चैनल और एक रेडियो मिर्ची के अंदर है। हमारे परिवार में अजीत मामडोली है, उनके पिताजी हनो सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हो गए, फिर बिल्डर बन गए। और उनका लड़का भी अजीत मामडोली भी करणी सेना का पहला प्रदेश अध्यक्ष बना। वो हमारे गांव का और हमारे समाज का, हमारे परिवार का उसने भी अच्छा नाम किया। और मेरा परिवार पूरा परिवार हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम बहुत ही लाइन में हैं और ईश्वर की कृपा है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का युवा कई जगह भटकावा भी नजर आता है, कई नशे के कारोबार में भी लिप्त है और खुद नशे में भी लिप्त है। एमडी जैसे जो ये नशे हैं उसका व्यवसाय तो करते हैं। क्या कहना चाहिए कि आज की जो पीढ़ी किस तरह जा रही है और इस पर किस तरह अंकुश लगना चाहिए? कल विक्रम संवत 2084 लग जाएगी, तो नए साल से मैं नवरात्रा में एक तो गीता का पाठ करता हूँ। गीता के 18 अध्याय है, एक अध्याय शाम को, एक सुबह, और एक दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ। तो गीता में तो कर्म ही लिखा है और सप्तशती है वो हमारे मतलब हमारे राष्ट्र का पर्व है। कल जो हम हिंदू हम करते हैं ऐसे वैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व है। और राजपूतों का तो विशेषकर है, राजपूत तो एक शक्ति है, तो राजपूत शक्ति को भूल गए और कर्म को भूल गए। मैं एक ही मेरा संदेश है कि जीवन में मैंने एक ही गांठ बांधने की, रुको मत, आप कर्म करो, मत इच्छा करो, एक बार नहीं दूसरी बार सफलता ले। मैंने कर्म ही किया, मतलब मैंने जिंदगी में एक तवज्जो दी है कि बैठना नहीं। मैंने दोपहर में आज भी सोता नहीं हूँ, दोपहर में 18 घंटे काम कर लेता हूँ, माइंस पे मैं खड़ा रहता हूँ। सब कुछ मतलब कर्म है, सबसे बड़ा कर्म। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि नशे में भूल के भी ऐसे दोस्त मत बनाओ कि तुम्हारे को नशा करने वाला कभी बेक नहीं होता है, उसमें बेक नहीं है, समझ लो खत्म हो गया हो, एक तरह की छाया फिर रही है उसकी। नशे से बहुत दूर रहो, घर में नशा मत घुसने दो, घर देखो ही मत, नशा जिसका था वहाँ बैठो ही मत। ये नशा भारत में ये युवा पीढ़ी को खत्म कर देगा एक दिन। हमें छात्र आगे बढ़ता हो तो दिखता है, लेकिन कब वो ऐसा काम सीख गया पता नहीं पड़ता। इसलिए मैंने सभी युवाओं से है कि ये जो जिंदगी 20 साल तुम अगर मेहनत कर लोगे, 22 साल मेहनत, तो जिंदगी भर तुम मजे करोगे, और आज मजे करोगे तो जिंदगी भर दुख पाओगे। चलिए, ये तो रही बात इनकी युवाओं की। अब मैं राजनीति में फिर से एक बार आना चाहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार बीजेपी की, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं?
भजन लाल जी देखो ये बड़ी बात है, लेकिन भजन लाल जी एज ए 25 से आए हुए है। हालांकि इन्होंने भी हमारी पार्टी सामाजिक न्याय मंच से 2000 में चुनाव लड़ा था। अच्छा ये आए हुए सामाजिक न्याय मंच से ही है। अच्छा अच्छा। इनसे पहले मैं तो मंडल अध्यक्ष था 90 में, तो बीजेपी का। तो सरकार भी काम नहीं कर रही। सेंटर की सरकार ने जो यूजीसी है वो सेंटर सरकार किस हिसाब से लेके आई, मेरे समझ में नहीं बैठ रहा है कि आप एक तरफ हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ आप भाई भाई को बांटने जैसे काम कर रहे हो। हम गांव में शांति से रहते हैं बिल्कुल। हमारे कोई भी, अभी हम, मेरा आज जन्मदिन था तो हम सब एक ही जाजिम पे बैठे थे, एक ही कप में हम चाय पी रहे थे। हमारे गांव में ऐसा है ही नहीं। हम ऐसे चैन आराम से रहते हैं। ये सेंटर और ये प्रदेश की सरकारें हमारे गांव में ये क्यों भेद डाल रही है? 3 कार्यकाल जैसे वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा, इससे अशोक जी गहलोत का भी कार्यकाल रहा, ये 2 कार्यकाल के आप किस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं? वसुंधरा जी जब सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे उस समय मैं मंडल अध्यक्ष था और किसान प्रकोष्ठ में मैं प्रदेश कार्यकारिणी में था। तो पहला कार्यकाल बहुत ही शानदार कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल और तीसरा भी शानदार रहा, लेकिन उसके बाद में वो जातिवादी में जहर फैलाया उन्होंने। जो आनंद पाल का मर्डर हुआ या जाट राजपूत को लड़ाया, मीणा गुजर को लड़ाया, तो वो उन्होंने वो एक तरीके से मतलब गांव में विद्रोह पैदा कर दिया। गहलोत साहब जैसा मैंने गांधीवादी, गांधी जी से ऐसे थे नहीं थे, नाटककार थे, लेकिन अशोक गहलोत हकीकत में गांधी है। वो उनकी वही चप्पलें हैं, वही ड्रेस है। लोग कहते हैं ये मैं धर्मेंद्र जी में रिश्तेदार तो हमारी बातें होती रहती है, तो कई बार मैं कहता जी मैं जी लोग कुछ भी गए, लेकिन मैं जानता हूँ उस परिवार को कुछ भी नहीं इनके पास में। लोग कहते हैं यहाँ होटलें फलाना ढेकड़ा, तो ऐसे मतलब गहलोत साहब जैसा मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान में हो भूतोल भविष्य। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काफ़ी चर्चा हुई, पारिवारिक चर्चा हुई, राजनीति भी चर्चा हुई, युवा में भी चर्चा हुई। आने वाला समय जो है फिर चुनाव का सामने आ रहा है। अपेक्षा करते हैं आपसे कि क्षेत्र के विकास के लिए आप जरूर कोई ना कोई अच्छा निर्णय क्षेत्र के हित में लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।